हैं कि उन्हें लवलेश से कोई लेना देना नहीं। कई सालों से घर का उससे कोई भी सदस्य बात तक नहीं करता था और वो कोई काम धंधा नहीं करता था, सिर्फ नशा करता था। आपको ये बता दें कि माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या करने वाले 3 आरोपियों में से एक आरोपी, उसका नाम लवलेश तिवारी है, जिसके घर का पता चला और उसके बाद उनके पिता से बात की गई। लवलेश के पिता यज्ञ कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें टीवी के जरिए पता चला कि अतीक और अशरफ को गोली मार दी गई और गोली मारने वाले 3 आरोपियों में उनका बेटा भी शामिल है। आज 20 साल 1.5 साल ये 7-8 रोज 5-6 रोज पहले था। हमसे घर से किसी कोई चीज से मतलब गज नहीं आता था। अपना नहा धो के जब भी 4-6 रोज में आता था, नहा धो के अपना निकल जाता था। ना किसी चीज से मतलब था। प्रयागराज ये आता जाता था, ये आपको बताता था कभी? न कभी हमसे बातचीत नहीं हुई। पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है। हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थे। सालों से बोलचाल बंद है। जब वो लड़की की थप्पड़ मारा था, उसका एक केस चल रहा है। कौन सा केस? अरे एक बिटिया को थप्पड़ मार दिया था इस चौराहे में, उसका मुकदमा चल रहा है। फिर क्या हुआ था? उसमें जेल गया था? हाँ, उसमें जेल गया था। याद नहीं, 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी ये 5-6 दिन पहले यहाँ घर से निकला है जी। क्या करता है वैसे, क्या काम है इसका? कुछ नहीं काम, नहीं नशा करता है। नशेड़ी आदमी, इसीलिए मेरे को सब लोगों ने त्याग दिया घर बहुत पहले से। अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये? 4 हैं। बहन नहीं है। ये सबसे बड़ा है? नहीं, तीसरे नंबर का है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपको जो ये जानकारी कैसे हुई कि कल ये भी साथ मिलता जुटा? टीवी देख रहे थे। अभी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या करेंगे हम कि जैसे उसने जो वारदात को अंजाम दिया है, क्या कहेंगे उसमें? हम कहने लायक क्या रहे शब्द हैं कि हमारे पास कुछ। पढ़ाई वढ़ाई किया था इसने? हाँ, इंटर किए। इंटर के बाद छोड़ दी? हाँ, बीए कर रहा था, बीए में फेल हो गया। इस समय कुछ नहीं करता था? कुछ नहीं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कानून व्यवस्था पर बात करते हुए अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर यूपी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी है। तो वहीं अखिलेश यादव और ओवैसी ने भी यूपी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, हम बिहार के लोग चाहे जितना आप लोग कह लें, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बनिस्बत उत्तर प्रदेश के अच्छा है। और वहाँ पर तो अब हॉस्पिटल जा रहा हो आदमी, उसको मारा कान में सट करके, आप लोग पत्रकार का रूप धारण करके, पता नहीं आप लोग कोई विभिन्न रखे हैं, क्या किए हैं, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं वैसा। तो ये सारी बातें ऐसी आई है कि अकस्मात नहीं कही जा सकती है। कहीं न कहीं प्लांटेशन हुआ है और जिसके चलते उनकी हत्या हुई है। जो भी हो, उनका भी नाम शोहरत ही था। तो वैसी परिस्थिति में वो इंक्वायरी का विषय है और उत्तर प्रदेश का मामला है, वो जाने। हम लोग सिर्फ बिहार की बात कर सकते हैं कि बिहार में हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में है। अगर कार्रवाई कुछ होती है तो उस पर तुरंत ही एक्शन होता है और उद्भेदन होता है। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह। ये कानून की धज्जियां उड़ रही है, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो, तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है, अदालत किस लिए है, सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है, जजेस किस लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को।
और इसी कड़ी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बात की और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। तो वहीं इस बीच सीएम गहलोत ने प्रयागराज में अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या की वारदात पर भी प्रतिक्रिया दी गई। कहा गया है कि त्वरित न्याय समाधान नहीं है और इससे कानून का राज स्थापित नहीं होगा। जिसके बाद सीएम ने राजस्थान पुलिस की भी तारीफ की। और देश में आज जो माहौल बना हुआ है वो बहुत चिंताजनक है, चिंताजनक। अगर चिंता प्रदेशवासियों ने देशवासियों ने नहीं की तो भुगतना हम सबको ही पड़ेगा। सरकार किसी पार्टी की हो, अगर उसमें जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम नहीं करती है, लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप अगर बिहेव नहीं करती है तो देश को भुगतना पड़ता है। की और लोकतंत्र की चिंता का विषय है। एक्सप्लेन करना मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, एक्टिविस्ट जो आलोचना करते सरकार की वो देशद्रोही है। ये थीम चल रही है, ये उचित नहीं कही जा सकती। आलोचना तो लोकतंत्र में ऑर्नामेंट की तरह है। अगर पक्ष है तो विपक्ष भी है। विपक्ष होगा तो पक्ष अच्छे काम कर पाएगा। ये भावना होनी चाहिए सरकारों के लिए। मैं ये भावना रख करके काम करता हूँ। यूपी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। कानून के अंतर्गत ये सब कार्रवाई होगी तब जाके देश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, सभी जाति धर्मों के बीच में कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा मानना है कि वो तरीका है। ये तो बहुत आसान काम है जो यूपी में हो रहा है, वो बहुत आसान काम है। मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पालन करो, कानून का राज स्थापित रखो, सबको न्याय सुनिश्चित करो। ये मेरा मानना है। ऐसी घटनाएं कुछ हुई है पर समय रहते रोक दिया गया, उनको सबक सिखा दिया गया, आगे भी सिखाया जाएगा। राजस्थान में पुलिस का इकबाल बुलंद है, अच्छा काम कर रहे हैं और जो कुछ भी घटनाएं होती है वो तो हिंदुस्तान भर में क्या दुनिया में होती है। हमें उनसे मतलब नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। हम तो चाहते हैं राजस्थान में क्राइम पे लगाम लगी रहे, क्राइम पे लगाम लगी रहे। कोई ऐसे पैदा ही नहीं हो जो गैंगस्टर हो। गैंगस्टर पैदा होने क्यों दे रहा है? पुलिस का प्रशासन का काम है कि कोई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है, नौजवान या कोई भी व्यक्ति, उन कारणों से समय रहते हुए अंकुश लगाए, कड़ी कार्रवाई करे जिससे कि गैंगस्टर बने ही नहीं। जहाँ गैंगस्टर बन गए हैं आप देखते हो देश के अंदर क्या हो रहा है जगह जगह पर। ये घटनाएं राजस्थान में कोई जमाने हुआ करती थी। देखिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी कर भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ साथ मीडिया को भी घेर लिया है। कहा गया है कि खबरों की सुर्खियां बदल लेने से सवाल खत्म नहीं होते, सवाल बढ़ जाते हैं। पाल लेता हूं, फिर क्या हुआ? एक सेठ जी थे, गोदाम में चूहों से परेशान थे तो बिल्ली पाल ली, फिर बिल्ली से भी परेशान हुए तो कुत्ता पाल लिया, फिर कुत्ते से परेशान हो गए तो सोचा शेर ही पाल लेता हूं। फिर क्या हुआ? शेर सबको खा गया, सेठ जी को भी खा गया। जो हेडलाइन मैनिपुलेशन या हेडलाइन मैनेजमेंट के व्यापार में हैं, उन्हें यह कहानी से कुछ सीखना चाहिए। सिर्फ खबरों की सुर्खियां बदल देने से सवाल खत्म नहीं हो जाते, सवाल बढ़ जाते हैं। चीन को क्लीन चिट क्यों दी, ये सवाल भले आपने सुर्खियों से गायब कर दिया हो, लोगों के जहन में है। अदानी पर आप जेपीसी क्यों नहीं बनाते, यह सवाल आप मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू, हेडलाइन मैनेजमेंट के थ्रू हटा देते हैं, लेकिन लोग इस सवाल को बार बार पूछ रहे हैं। 20,000 करोड़ शेल कंपनीज में किसका है, कहां से आया, यह सवाल भी है। आपने कोशिश की कुछ और हेडलाइन बनाने की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। अब सतपाल मलिक जी ने कुछ सवाल उठाए। पुलवामा पर जिम्मेदारी जब लेने की बात आई, लापरवाही की बात जब आई, तो आपने सतपाल मलिक जो कि गवर्नर थे, उनको चुप रहने को क्यों कहा?
क्यों कहा कि चुप रहिए, तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है? अब आप कितनी ही हेडलाइन मैनेजमेंट कर लीजिए, सवाल फिर भी आ जाएगा कि यूपी में गैंग वॉर क्यों हो रहा है। आप सोचिए कि आप जो नई हेडलाइन बनाते हैं ना, उसमें भी एक सवाल आ जाता है आपके खिलाफ। और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीएम केजरीवाल को समन कर राजधानी वासियों का अपमान किया जा रहा है। खासकर ये उन लोगों को उनकी तौहीन है जिन्होंने सीएम केजरीवाल को अपना समर्थन दिया और आज उनके समर्थन और पीएम मोदी जी के खिलाफ जगह जगह सड़क पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से तानाशाही के नशे में चूर हैं और किसी भी कीमत पर देश के अंदर, चाहे वो छात्र हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, सभी लोगों की उम्मीद की किरण बन चुकी आम आदमी पार्टी और उसके द्वारा किए जा रहे कामों से पूरे देश के अंदर जिस तरह से एक आशा की किरण जगी है, उसको किसी भी कीमत पर कुचलना चाहते हैं। पहले दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया। आज दिल्ली वालों के सब्र का बांध टूटा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सीबीआई द्वारा सम्मन करा करके न सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे दिल्ली के लोगों का अपमान देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिन्होंने अपने समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन करने का अवसर दिया है। सीबीआई द्वारा सम्मन करके अपने दफ्तर में तलब करने के खिलाफ आज पूरे दिल्ली के अंदर चारों तरफ विरोध प्रदर्शन हुए। सुबह सुबह बहुत सारे जगहों पर पुलिस ने लोगों को डिटेन किया, जगह जगह धमकियां दी गई, रात से ही फोन किया जा रहा था। उसके बावजूद आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ लोगों ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तानाशाही पूर्ण कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। अभी तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो सूचना हमारे हेडक्वार्टर तक पहुंची है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे प्रयागराज की ओर, जहां सरेआम माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की हत्या कर दी गई और उसी के बाद से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास के सीमावर्ती जिलों में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही आपको ये बता दें कि जनपद में कानून और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किए जाने के लिए पुलिस चेकिंग कर रही है और तमाम व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी आपको ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जो प्राथमिक जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ आने पे मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग, पत्रकार जो साथ में थे और फाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एक संग भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मान सिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके फोन नीचे कर लो ना। हाई अलर्ट के मद्देनजर जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार कानपुर कमिश्नरेट भी हमारे सभी अधिकारी मोबाइल हैं
सभी डीसीपीज, सभी एसीपीज, एडिशनल डीसीपीज, सभी एसएचओज, एसओज अपने अपने क्षेत्र में मोबिलिटी और बनाए हुए हैं, सतर्कता रखी जा रही है। आम रूप से कानपुर कमिश्नरेट में, पूरे कमिश्नरेट में शांति है। लगभग कितना पुलिस फोर्स इस समय मौके पर है? सभी थानों से सभी एसएचओज और एडिशनल एसएचओज और जितनी हमारी मोबाइल पार्टियां हैं वो सभी मोबाइल हैं। वैसे भी रमज़ान के माह में रात में हम मोबिलिटी बनाए रखते हैं, दिन में रात में मोबिलिटी बनाए रखते हैं। आज अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। आज सभी अधिकारी भी रात भर मोबाइल हैं। तो रात में दुकानों को लेकर कोई निर्देश नहीं, आम रूप से जो दुकानें रात में तो बंद ही रहती है। कुछ एरियाज़ में इस रमज़ान की वजह से देर रात तक दुकानें खुलती हैं, वो खुली हैं। बाकी सब बंद है। मेनली खाने पीने की जो दुकानें हैं वो रात में देर तक इस माह में खुली रहती हैं, वो खुली हैं। बाकी सब नॉर्मल है। इस समय हाई अलर्ट मेंटेन किया जा रहा है। सभी अधिकारी इस समय क्षेत्र में हैं। सभी थानाध्यक्ष जो हैं अपनी महत्वपूर्ण चेकिंग पॉइंट्स पे जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई राजपत्रित अधिकारी उनके साथ चेकिंग कर रहे हैं। मैं भी इस समय जो हूँ परमानंद चौक पर चेकिंग करवा रही हूँ। और जितने भी सीमावर्ती हमारे जिले हैं और राज्य हैं, उनके साथ भी जितने भी हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, सबको सील कर दिया गया है। सबकी सघन चेकिंग कराई जा रही है। हर तरफ पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और इस तरह से यहाँ पर जो है बहुत ही मुस्तैदी के साथ पुलिस की चेकिंग कराई जा रही है। तो वहीं गोरखपुर जिले में समाजवादी पार्टी के महापौर प्रत्याशी काजल निषाद ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काजल निषाद एडीएम न्यायालय पहुंचे और यहां पर अपना नामांकन पत्र 3 सेट में उन्होंने दाखिल किया है। बता दें आपको कि समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषित महापौर प्रत्याशी काजल निषाद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोरखपुर जिले में सबसे बड़ी समस्या है छुट्टा और आवारा पशु। उनका सड़कों पर लोगों को चलना बड़ा ही परेशान करता है और उनके सड़कों पर होते हुए लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने भैया जो सवाल पूछा था कि पहला काम क्या करेंगे, तो ऐसा है कि सालों से गोरखपुर में नगर निगम के अधिकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। सालों से यहाँ के मेयर जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन यहाँ जो वाटर टैक्स जो है और हाउस टैक्स जो है वो 15 गुना ज़्यादा वसूला जाता है जनता से। सबसे पहले उस पर मैं रोक लगाऊंगी, क्योंकि ये नगर निगम के अधिकारियों की मनमानीपन जो है, ये मनमानी वाला रवैया है, वो बंद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो ये काम है। दूसरी बात ये है कि सांडों से जो है लोग परेशान रहते हैं। ये जो मवेशी है, जो जानवर है, छुट्टे घूम रहे हैं, उनसे जनता काफ़ी परेशान है। क्योंकि जानवर जी, ये सरकार में या सरकार के बाहर और जो और भी सांड जो घूम रहे हैं, उससे जनता काफ़ी परेशान है। क्योंकि ये कई कुंटल जो है वो खेतों में चर जाते हैं अनाज। जनता रखवारी करके परेशान है। तो सबसे पहले इनका कोई निदान निकले कि मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि मुख्यमंत्री जी ऐसी कोई एक ज़मीन दे दी जाए। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज मध्य प्रदेश बाल कांग्रेस राज्य स्तरीय बैठक की गई और यहां पर प्रदेश के सभी जिलों से बाल कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बीच पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भी बैठक में मौजूद रहे और बाल कांग्रेस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों ने पीसीसी अध्यक्ष ने बाल चौपाल लगाने को कहा है। बताया जा रहा है कि गांव में बाल चौपाल के माध्यम से मित्र बनाएं और बदलाव लाना है। हर गांव में बाल कांग्रेस जैसे और लीडर तैयार करें। राज्य स्तरीय बैठक रखी गई है। पिछले वर्ष नवंबर के माह में कमलनाथ जी ने उनके निवास पर ये बैठक रखी थी, क्योंकि 4 महीने हो चुके थे और बच्चों के वेकेशंस आ गई है। बाल कांग्रेस का जो एज ग्रुप है मेनली स्कूल्स और कोचिंग्स का एज ग्रुप है, जब बच्चे 16 से 20 साल का जो है वो अधिकतर 11th 12th कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एज ग्रुप है। चूँकि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बच्चों की एग्ज़ाम रही, 12th बोर्ड्स 10th बोर्ड्स, तो हमने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं किया था। इनफैक्ट मैं खुद अपनी एग्ज़ाम्स के लिए इंदौर में ही था। अब बच्चों की वेकेशंस आ चुकी है, तो आगे कैसे काम करना है, अपने जैसे और युवाओं को कैसे जोड़ना है, ग्रामीण क्षेत्र में जिन युवाओं को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है उन अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करना, एक स्टेज उन्हें प्रोवाइड करना, आगे की क्या गतिविधियां रहेगी बाल कांग्रेस की, वो अपने युवाओं को कैसे जोड़ सकते हैं। और चूँकि अब चुनाव भी नज़दीक है, केवल
मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पूर्व दल बदल का दौर जारी है और प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में कार्य कर रही बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की पूर्व विधायक शीला त्यागी ने कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर हाथ का दामन थाम लिया है। शीला त्यागी ने पीसीसी दफ्तर में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर ली है और कांग्रेस को सदस्यता लेने के बाद शीला त्यागी ने कहा कि संविधान और आरक्षण खतरे में है। प्रदेश के सामने कई समस्याएं हैं जो सिर्फ पीसीसी कमलनाथ के नेतृत्व में हल हो सकती हैं। खबर नर्मदापुरम से है, जहां पर शुक्रवार की देर शाम को सुभाष चौक मंगलवारा बाजार क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान भाजपा नगर मंडल उपाध्यक्ष भुवनेश्वर निवासी मोहता प्लाट के साथ अभद्र व्यवहार करने और मारपीट करने के संबंध में अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अजय वाघमारे ने कहा है कि मामले में वायरल वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी और पुलिस सहायक कर्मचारी के द्वारा भाजपा नेता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। परसों के दिन के मामले में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान जो बीजेपी के एक लोकल के यहाँ के मंडल उपाध्यक्ष है उनके साथ पुलिसकर्मी झुमा झटकी करते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में जो सहायता के लिए एक सौरभ तिवारी नाम का लड़का जो सब इंस्पेक्टर के साथ में लगे हुए थे उनके खिलाफ साधारण मारपीट का मामला थाना पिपरिया में पंजीबद्ध किया गया है एवं सब इंस्पेक्टर पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें लाइन अटैच किया गया है। प्रकरण की जांच मेरे द्वारा की जा रही है। प्रकरण की संपूर्ण जांच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता राम कुलकर्णी ने एक बार फिर से संजय राउत पर हमला किया है। राम कुलकर्णी का कहना है कि शिवानी विक्टर सावरकर का अपमान किया गया और उनके वकील राहुल गांधी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिखी हुई किताब को मौजूदा दौर में लागू किया गया और इतनी अवमानना दिखाने के बाद भी संजय राउत को उनके दांत में कील क्यों ठोकी गई। काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश सचिव शिवानी वडेट्टीवारांनी जाणीवपूर्वक सावरकरांचा अपमान केलाय। खरं म्हणजे बिंडोक सारखं पुस्तक कसं वाचलं आणि त्याचा अनुवाद काढून पराचा कावळा आज कसा केला। पण एक निश्चित आहे की त्यांना राहुल गांधीनं सांगितलं असावं की तुम्ही सावरकरांचा अपमान करा। बोलविता धनी त्यांच्या राहुल गांधी निश्चित आहेत। पण मला एक प्रश्न असा पडला की एवढ्या खालच्या पातळीवर टीका करून देखील संजय राऊताची दातकिळी का हो बसली, का ते बोलत नाहीत। माननीय उद्धव ठाकरेंनी मालेगावच्या जाहीर सभेत सांगितलं होतं की सावरकरांचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही। पण बघा राहुल गांधी महाराष्ट्रात 4 दिवसात यायला लागलेत, त्याच्या अगोदर पुन्हा एकदा अपमान आहे। आता हे उद्धवजी ठाकरे आणि शिव नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह द्वारा रानी कमलापति का अपमान किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस नेता पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कल जिस प्रकार से रानी कमलापति के बारे में जिन शब्दों का उल्लेख किया, ये केवल रानी कमलापति का अपमान नहीं बल्कि पूरे आदिवासी गौंड समाज का अपमान है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जिस प्रकार से कल रानी कमलापति जी के बारे में जिन शब्दों का उल्लेख किया है, ये केवल रानी कमलापति नहीं, गौड़ साम्राज्य की अंतिम हिंदू शासक जो लगातार इस भोपाल के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनका मात्र अपमान नहीं, पूरे आदिवासी गौड़ समाज का अपमान तो है ही। और जिन लोगों ने
आदिवासी समाज की उस महान व्यक्तित्व ने जो इस देश के लिए काम किया है, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस। और बीजेपी नेता किरीट सोमैया उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलकर बैठे हैं। और अब किरीट सोमैया ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 19 बंगला घोटाला मामले में 17 अप्रैल को 11 बजे विधायक प्रशांत ठाकुर के साथ अलीबाग के कोड़ई गांव जाएंगे। चलो कोरलई ठाकरे सरकारचा काळातील ठाकरे परिवाराचा 19 बंगलो घोटाळ्यातील चौकशी पाठपुरावा कारवाईसाठी मी उद्या अलिबाग येथील कोरलई गावाला भेट देणार आहे। हिशोब तर घेणारच। दिल्ली के सभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और लीडरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि व्यस्त चौराहों को भी जाम कर दिया गया और दिल्ली पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाई और जाम को खुलवा दिया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बाहर खदेड़ दिया। तो वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुधीर गुप्ता ने भी शक्ति प्रदर्शन दिखाया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। इस बीच केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।